Hello everyone, welcome to Free Study. So this is next part for Insights February 2020 Current Affairs Compilation PDF. 3 वीडियोस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये 4th वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी फैब की, देन आपका जो फैब का करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियोस को शेयर भी करें। तो आज दोबारा से हमारा टारगेट रहेगा 30 पेजेस का, 91 से 120 पेज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं कैश रिजर्व रेशो से। इंडियन इकोनॉमी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बैंक्स हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है कैश रिजर्व रेशो को मेंटेन करने से फॉर लोन्स टू रिटेल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फॉर 5 ईयर्स। अगर उनके जो लोन्स हैं वो एक्सटेंड करते हैं बिटवीन 31 जनवरी एंड जुलाई 31, 2020। तो एक बहुत बड़ी ये बात है। एंड बैकग्राउंड क्या है, जो कैश रिजर्व रेशो है वो अभी है 4% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो देखिए ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। CRR अगर 1000 रुपीज़ आप बैंक में जमा करते हैं तो बैंक को उसका जो आपका जैसे 4% है तो 4% ऑफ 1000 मतलब 40 रुपीज़ RBI में रखना पड़ता है एंड 960 रुपीज़ ही कैश मतलब उनके पास बचते हैं जिसको वो आगे लोन के तौर पे दे सकते हैं। तो प्रेजेंट जो है वो 4% है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। बैंक्स को जो RBI के पास जो पैसे जमा करते हैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो जो ये नहीं बोल सकते कि 40 रुपीज़ हमने आपके पास जमा किए RBI के पास तो उस पर हमें इंटरेस्ट दो। तो कैश रिजर्व रेशो मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट होता है जो कि कमर्शियल बैंक्स अपने पास मतलब रिजर्व्स की तरह रखते हैं अपने पैसे सेंट्रल बैंक के पास। एंड जो परसेंटेज है कैश का दैट इज रिक्वायर्ड टू बी कैप्ट इन रिजर्व्स विज अ वेस बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स, मतलब जितना टोटल डिपॉजिट्स है उसका परसेंट रखना पड़ता है। कैश रिजर्व या तो आप बैंक के वॉल्ट में रख सकते हैं या फिर आप RBI को भी सेंड कर सकते हैं। बैंक्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता इस पैसे पर, जो कि दैट इज़ विद द RBI अंडर द CRR रिक्वायरमेंट्स। तो कैश रिजर्व रेशो वो अमाउंट ऑफ फंड्स हैं जो कि बैंक रखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। एंड ये एक वाइस वर्सा प्रोसेस है, जैसे कि हम अपने पैसे बैंक में रखते हैं तो बैंक RBI के अंदर रखता है लेकिन हमें इंटरेस्ट मिलता है, बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशो बढ़ा देगा तो जो बैंक होंगे उनके पास पैसे कम हो जाएंगे एंड वाइस वर्सा। जो CRR है वो RBI यूज़ करता है ताकि जो कंट्री है, जो मॉनेटरी सिस्टम है उसके अंदर से मनी को वाइप आउट किया जा सके, क्योंकि अगर कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा देंगे तो ज़्यादा पैसे RBI के पास रखने होंगे तो लोन पे देने के लिए उनके पास कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे क्या हो जाएंगे, कम। नाउ 2 प्राइमरी पर्पसेस हैं कैश रिजर्व रेशो के। जो बैंक के डिपॉजिट्स होते हैं उसका कुछ हिस्सा जो RBI के पास रखते हैं तो एक तो सिक्योरिटी बनी रहती है एंड जब अगर मान लीजिए कस्टमर्स को अपने डिपॉजिट्स वापस चाहिए तो ये रेडिली अवेलेबल भी हो जाता है। देन इससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रखा जा सकता है। जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है तो RBI CRR को बढ़ा देता है ताकि जो बैंक्स हैं वो ज़्यादा पैसे रिजर्व्स में रखें एंड उनके पास लेस मनी बचे वो लैंड करने के लिए। कैश रिजर्व रेशो इन्फ्लेशन के टाइम पे कैसे हेल्प करता है, अगेन सेम पॉइंट, जब इन्फ्लेशन होगा तो गवर्नमेंट को एक्सेस मनी जो है वो अवेलेबल नहीं कराना, इसकी वजह से वो कैश रिजर्व रेशो बढ़ा देंगे एंड जो पैसा होगा कमर्शियल बैंक के पास वो कम हो जाएगा एंड ये जो पैसा होगा ये RBI में जमा हो जाएगा। तो जो एक्सेस फ्लो ऑफ मनी है इन इकोनॉमी वो कब आउट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो जब फंड्स को देना होता है, मतलब अगर इकोनॉमी के अंदर पैसे डालने की ज़रूरत है तो वो कम कर देंगे CRR को। तो इससे जो बैंक है उनको लोन जो है वो ज़्यादा होगा बिजनेसेस को देने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को देने के लिए। तो लोअर CRR से ग्रोथ रेट इकोनॉमी की क्या होती है, बूस्ट होती है। नाउ व्हाट आर मसाला बॉन्ड्स। मसाला बॉन्ड्स क्या है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 10 ईयर मसाला बॉन्ड्स जो कि 850 करोड़ रुपीस के थे वो ग्लोबल टैप्ड लिस्टिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया INX में लिस्ट कर दिए हैं। ये जो प्रोसीड्स होंगे ये यूज़ की जाएंगी ताकि लोकल करेंसी की लैंडिंग एंड इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट किया जा सके। इंडिया INX कंट्री का फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गिफ्ट सिटी इन गुजरात में है। ADBs के जो मसाला बॉन्ड्स हैं वो लिस्टेड है ऑन बोथ लग्जमबर्ग एक्सचेंज एंड इंडिया INX। मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि इशू होते हैं आउटसाइड इंडिया, कोई भी इंडियन एंटिटी या कॉरपोरेट इन्हें इशू कर सकती है
ये बॉन्ड्स इशू होते हैं इंडियन करेंसी के अंदर देन लोकल करेंसी, ठीक है। जो इंडियन कॉरपोरेट्स हैं वो मसाला बॉन्ड्स को इशू करते हैं ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा उठा सकें। नाउ ये इंडियन करेंसी में पैक्ड है, तो फिर जो रुपी रेट अगर मान लीजिए फॉल हो जाता है तो इन्वेस्टर्स को रिस्क बियर करना पड़ता है। पहला जो मसाला बॉन्ड था वो 2014 में 2014 में आईएफसी ने इशू किया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके इन इंडिया। मसाला बॉन्ड से बॉन्ड इशूअर को क्या फ़ायदे मिलते हैं? मसाला बॉन्ड्स जो हैं वो डायरेक्टली इशू होते हैं इंडियन रुपीज़ में, तो इन्वेस्टर्स को एक्सचेंज रिस्क को बियर करना पड़ता है। जो रुपी रेट होगा अगर वो फॉल हुआ तो उससे मसाला बॉन्ड के इशूअर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मसाला बॉन्ड्स रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं, रिस्क जो होगा वो डायरेक्टली इन्वेस्टर बियर करेगा। नाउ कौन एलिजिबल है मसाला बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए? तो वो इन्वेस्टर्स जो कि इंडिया से बाहर रहते हों एंड इंडियन एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो मसाला बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडियन एंटिटीज़ जैसे कि एचडीएफसी, एनटीपीसी, इंडिया बुल्स, उन्होंने फंड्स को रेज किया है थ्रू मसाला बॉन्ड्स। कौन कौन? एचडीएफसी, एनटीपीसी और इंडिया बुल्स, हिन, HIN। सो जस्ट अ मिनट। तो ये हमारे मसाला बॉन्ड्स हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं मसाला बॉन्ड्स एंड इन्होंने देखिए ये किस तरीके से मसाला भी लगाया हुआ है। तो 29 सितंबर 2015 को आरबीआई ने अलाउ किया था इंडियन कॉर्पोरेट्स को कि वो इस तरीके से पैसे को उठा सकते हैं। मसाला बॉन्ड नाम जो है वो इसीलिए दिया गया है ताकि एक लोकल फ्लेवर एंड एक यूनिक आइडेंटिटी रहे इंडियन कल्चर एंड क्यूजीन टू माइंड। जो फ्रेमवर्क है इशुएंस ऑफ रुपी बॉन्ड्स का वो फॉल करता है विद इन द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स पॉलिसी दैट इज ECB। तो ये आप देख सकते हैं व्हाट आर मसाला बॉन्ड्स। नाउ वी विल रीड सम मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो येलो रस्ट क्या है, कैसे स्प्रेड हुआ? तो येलो रस्ट रिसेंटली ही पंजाब और हरियाणा की वीट क्रॉप्स में देखा गया है। ये एक डिसीज़ है, येलो स्ट्राइप्स ऑफ पाउडर डस्ट लीव्स पर दिखाई देता है, वीट क्रॉप की लीफ शेड्स पे दिखाई देता है। तो ये कब बनता है? जो रस्ट कॉलोनीज होती हैं लीव्स के अंदर, जब वो कार्बोहाइड्रेट को ड्रेन करती हैं फ्रॉम द प्लांट एंड ग्रीन लीफ एरिया को रिड्यूस कर दें। रेन, ड्यू एंड फॉग डिसीज़ के डेवलपमेंट को फेवर करता है। स्प्रेड ये बहुत मतलब रैपिडली स्प्रेड कर सकता है कॉन्जेनियल कंडीशंस के अंदर एंड क्रॉप डेवलपमेंट पर भी असर पड़ेगा एंड यील्ड पर भी, एंड इससे 5 से 30% तक असर पड़ सकता है। ये कहाँ ऑब्जर्व की गई? ये मेजर डिसीज़ है नॉर्दर्न हिल जोन में एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन के अंदर। एंड ये इजीली जब कूल वेदर आता है एंड विंड कंडीशंस फेवरेबल हों तो ये स्प्रेड हो जाता है। डिजीज़ मैनेजमेंट, ब्रीडिंग रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जो होंगी वो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है इन रस्ट को कंट्रोल करने के लिए। जो ये रेजिस्टेंस जीन्स हैं ये इनइफेक्टिव हो जाएंगी ड्यू टू द एक्विजिशन ऑफ वेरुलेंस टू दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जीन रेंडरिंग द वेराइटी सस्केप्टिबल। नाउ लोकस्ट अटैक्स, तो पास्ट फ्यू वीक्स के अंदर काफ़ी सारे लोकस्ट अटैक्स ऑब्जर्व किए गए सेवरल कंट्रीज़ में, वेस्टर्न एंड साउदर्न एशिया के अंदर, ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर, ठीक है। कहाँ कहाँ? एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर। तो ए से अटैक्स, ए से एशिया, ए से अफ्रीका, ठीक है। ए। कौन सी कंट्रीज अफेक्टेड हैं? तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि UN का है, उन्होंने कहा 3 हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे ये सिचुएशन एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। वो हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रेड सी एरिया एंड साउथ वेस्ट एशिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसे वर्स्ट इफेक्टेड एरिया कहते हैं, FAO ने कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट है फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड्स के लिए। लोकस्ट स्वाम्स इथियोपिया से, सोमालिया से वो साउथ की तरफ गए टू केन्या एंड 14 अदर कंट्रीज़ में भी। रेड सी एरिया में आपके जो लोकस्ट है उन्होंने अटैक किया है सऊदी अरेबिया, ओमान एंड यमन को। साउथ वेस्ट एशिया के अंदर ईरान, इंडिया एंड पाकिस्तान और सोमालिया में भी लोकस्ट इमरजेंसीज डिक्लेयर कर दी हैं। लोकस्ट छोटे छोटे जो हॉर्न्ड ग्रास होपर्स होते हैं उनका ग्रुप है जो कि नंबर्स में मल्टीप्लाई हो जाते हैं एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करते हैं इन डिस्ट्रक्टिव स्वाम्स, मतलब एक दिन में 150 किलोमीटर। 4 स्पीशीज पाए जाते हैं इंडिया में, डेजर्ट लोकस्ट,
माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट, ट्री लोकस्ट। ये डैमेज को कैसे इन्फ्लिक्ट करते हैं? जो स्वाम है, इट डिवोर लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स, ठीक है, और ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है इन इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली। सो नाउ वी विल रीड अबाउट सॉइल हेल्थ कार्ड्स स्कीम। तो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन के सेकेंड फेज़ के अंदर 11.69 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए फार्मर्स को 2 सालों के अंदर। एंड इसकी वजह से 8 से 10% तक डिक्लाइन हुआ फॉर केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ में, एंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी 5 से 6%। ये 2015 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के अंदर जो गवर्नमेंट है वो सॉइल कार्ड्स इशू करती है फार्मर्स को, जिसके थ्रू वो क्रॉप वाइज रिकमेंडेशंस देख सकते हैं न्यूट्रिएंट्स की, फर्टिलाइजर्स की, जो कि इंडिविजुअल फार्म्स को चाहिए। तो सॉइल हेल्थ कार्ड एक तो सॉइल हेल्थ का करंट स्टेटस देखती है एंड बताती है कि क्या क्या चेंजेस चाहिए सॉइल हेल्थ के अंदर, एंड विच कैन बी अफेक्टेड बाय द लैंड मैनेजमेंट। सॉइल हेल्थ इंडिकेटर्स एंड जो एसोसिएटेड डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं उनको भी डिस्प्ले करती हैं। एंड जो कार्ड है वो लिस्ट करती है सॉइल हेल्थ इंडिकेटर्स दैट कैन बी असेस्ड विदाउट द एड ऑफ टेक्निकल और लेबोरेटरी इक्विपमेंट। what it contains, जो status of soil है with respect to 12 parameters, that is NPK जो कि macronutrients हैं, then आपका S जो कि secondary nutrient है, zinc, iron, आपका Cu, Mn एंड BO ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, पीएच, EC, OC आपके फिजिकल पैरामीटर्स हैं। इन्हीं के बेसिस पे फर्टिलाइजर्स को रिकमेंड किया जाता है एंड सॉइल अमेंडमेंट को भी। नाउ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10,000 FPOs 29 फरवरी चित्रकूट उत्तर प्रदेश के अंदर लॉन्च किए। ये वो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मेंबर्स जो होंगे वो फार्मर्स ही होंगे। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम सपोर्ट देगा इनको प्रोमोट करने के लिए, ठीक है। तो स्मॉल मार्जिनल लैंडलेस फार्मर्स जो होंगे वो कलेक्ट हो जाएंगे एंड वो एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकते हैं ताकि उनको बेटर एक्सेस मिले टेक्नोलॉजी, इनपुट, फाइनेंस का। गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेगी? गवर्नमेंट एक न्यू डेडिकेटेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसका नाम है FPOs, दैट इज़ फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर स्ट्रैटेजी है कि 10,000 न्यू EPOs को फॉर्म करना है एंड प्रमोट करना है। कुछ नीड देखते हैं। 86% फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल हैं। इनकी जो 86 ऐसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास 1.1 हेक्टेयर से भी कम लैंड है एंड इनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो प्रोड्यूस की मार्केटिंग से लेकर हों। लेकिन ये जो FPOs होंगे ये उनके कलेक्टिवाइजेशन में मदद करेंगे एंड इनकी एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ बनेगी कि ये ऐसे इश्यूज़ के साथ डील कर सकें। ये एक रजिस्टर्ड बॉडी होगी, लीगल एंटिटी है। प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो शेयर होल्डर्स होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में। बिजनेस एक्टिविटी से डील करेगी जो रिलेटेड होगा प्राइमरी प्रोडक्ट्स के, एंड इट विल वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर प्रोड्यूसर्स। जो रेट ऑफ प्रॉफिट होगा वो भी शेयर किया जाएगा प्रोड्यूसर्स के बीच में। जो बाकी सरप्लस होगा वो फंड्स में ऐड कर दिया जाएगा जिसके थ्रू बिजनेस को एक्सपेंड किया जाएगा। नाउ कृषि विज्ञान केंद्र, तो 11th जो कॉन्फ्रेंस है वो इनॉग्रेट हुई एंड ये एक फार्म साइंस सेंटर्स हैं। जो कृषि विज्ञान केंद्र है इट मींस एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सेंटर इन इंडिया। अल्टीमेट लिंक है इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड फार्मर्स के बीच में। ये फॉल करता है अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ वन ऑफ द 11 एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थ्रू आउट इंडिया। इसको अचीव करने के लिए जो KVKs हैं वो फार्म एडवाइजरी सर्विस, ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग अलग कैटेगरीज ऑफ पीपल के लिए, एक्सटेंशन फंक्शनरीज के लिए, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ऑन फार्म टेस्टिंग, ये सब हो रहा है। नाउ वी विल रीड सम सब्सिडीज PDS। पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020, तो यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है ताकि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स के यूज़ को प्रमोट किया जा सके। इसमें फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पेस्टिसाइड से रिलेटेड फार्मर्स को कॉम्पनसेट किया जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट एक फ़ंड भी क्रिएट करेगी कॉम्पनसेशन को टेक केयर करने के लिए। कोई भी पर्सन जो इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर या एक्सपोर्ट करेगा पेस्टिसाइड्स को उसे रजिस्टर कराना होगा इस न्यू बिल के अंदर। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर सभी डिटेल्स होंगी कि पेस्टिसाइड्स के पोटेंशियल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं एनवायरनमेंट पर। एंड ये भी प्लान कर रहे हैं कि रेगुलेट किया जाए पेस्टिसाइड्स रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स को ताकि मिसलीडिंग क्लेम्स इंडस्ट्रीज़ एंड मैन्युफैक्चरर्स ना कर सकें।
नाउ व्हाट इज़ द नीड फॉर अ फ्रेश लॉ, क्योंकि जो करंट लॉ है वो चल रहा है इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 का, जो कि पोस्ट मॉडर्न पेस्ट मैनेजमेंट साइंस को अंडरटेक नहीं करता एंड ना ही इसके पास कॉग्निजेंस है ऑफ अ ह्यूज बॉडी ऑफ साइंटिफिक एविडेंस ऑन द इल इफेक्ट्स ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। तो ये हाई टाइम है कि न्यू लेजिस्लेशन को लाया जाए। एंड इसके अलावा भी जो एक्यूट पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग डेथ्स हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस हैं, जो इंडियन फार्मर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, दे आर टू इग्नोमिनियस बाय नाउ। नाउ इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेस्टिसाइड्स का इन वर्ल्ड के अंदर। 8 स्टेट्स 70% से भी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। जो पैडी है वो सबसे ज़्यादा शेयर 26 से 28%, इसके बाद कॉटन 18 to 20%। एंड 292 पेस्टिसाइड्स कंट्री में रजिस्टर्ड हैं, 104 कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस्ड, जबकि वो बैंड है 2 और मोर कंट्रीज़ में ज़्यादा। INR भी लगेगा 20,000 करोड़ बिजनेस का इन इंडिया, जो कि जो टॉप 3 कंपनीज हैं उनका मार्केट शेयर 57% है। नौ सूत्र PIC, तो आपका जो सूत्र PIC है ये एक नया प्रोग्राम है इंडिजीनियस काउस के लिए, दैट इज साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजीनियस काउस। तो ये की है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, इसको सपोर्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो काफ़ी सारे हैं। 5 थीम्स हैं, यूनिकनेस ऑफ इंडिजीनियस काउस, देन प्राइम प्रोडक्ट्स इंडिजीनियस काउस के फॉर पहले मेडिसिन एंड हेल्थ, देन एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस, देन फूड एंड न्यूट्रिशन एंड देन काउ बेस्ड यूटिलिटी आइटम्स। एम यही है कि मिल्क की जो कंप्लीट करेक्टराइजेशन है उसको रिसर्च किया जा सके, न्यूट्रिशनल एंड थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ देखी जा सके कर्ड की, घी की, जो कि ट्रेडिशनल मेथड से प्रिपेयर किए जाते थे, एंड स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाएँ फॉर ट्रेडिशनली प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन काउस। नाउ PM किसान, तो ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं, तो फिर भी आज हम सभी रिवाइज कर रहे हैं। PM किसान स्कीम ने 1 साल कंप्लीट कर लिया है 24 फरवरी 2020 को। 8 करोड़ 46 लाख फार्मर्स, 8 करोड़ 46 लाख फार्मर्स को इसमें कवर किया गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में। सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000 रुपीज़ देता है इन 3 ट्रांचेस। सो ये उन सभी लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज़ के लिए हैं। 4 मंथली, अब देखिए ये ट्रांसफ़र हो रहा है 4 मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2,000। एंड जो एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बेनिफिशियरीज़ को आइडेंटिफाई करने की वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ की है। तो 12 करोड़ फार्मर्स को फ़ायदा देने की बाद जिनका कल्टिवेबल लैंड जो हो वो 2 हेक्टेयर्स तक हो। एंड जो क्या केस में नहीं होंगे, एक तो इनकम टैक्स पेयर्स, देन आपके प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड पेंशनर्स जो कम से कम 10,000 रुपीज़ पर मंथ ले रहे हों, उसमें भी एक्सक्लूडिंग है MTS क्लास 4th एंड ग्रुप D एम्प्लॉयज़। नाउ REIT एंड इनवाइट, तो जो प्रपोजल है यूनियन बजट में कि टैक्स किया जाए डिविडेंड इन द यूनिट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स इन्वेस्टर्स, तो इससे फ्यूचर इनवाइट्स एंड राइट्स पर फ़र्क पड़ेगा, ये रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल ऑफिशियल्स एंड एनालिस्ट ने कहा। ये जो डिसीजन है ये गवर्नमेंट मूव के कॉन्ट्रैरी में है कि इसे वाई एंड हाउ टू एनकरेज इनवाइट्स एंड REITs की वो टैक्स स्टेबिलिटी को प्रोवाइड टैक्स स्टेबिलिटी मिले टू लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स। जो अनसर्टेनिटी है टैक्स रेजाइम के अंदर, इससे जो सेंटिमेंट है फॉरेन इन्वेस्टर्स के वो हर्ट होते हैं। एंड जो रिजल्टेंट टैक्स बर्डन है, इससे जो रिस्क प्लान्स हैं वो भी फॉर रेजिंग अबाउट $100 बिलियन विद रिगार्ड टू इनवाइट्स एंड राइट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते क्या हैं? इनवाइट ये एक म्यूचुअल फंड की तरह है जिसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं छोटी छोटी अमाउंट्स में। अलग अलग इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च कर सकते हैं एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम ले सकते हैं एज रिटर्न। ये मॉडिफाइड वर्जन है राइट्स का एंड ये सिमिलर ही है, लेकिन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे रोड एंड हाईवेज पर पैसा खर्च किया जाता है। राइट्स क्या थे? दैट इज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये भी म्यूचुअल फंड की तरह थे, ये रियल एस्टेट में पैसा खर्च करते थे।
एंड जो बेसिक डील थी आरआईट्स की कि आपकी कोई शेयर ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंड आपका अप्रोप्रिएट शेयर होना चाहिए इनकम का, फ्रॉम इट विल कम टू यू आफ्टर डिडक्टिंग अ अप्रोप्रिएट शेयर ऑफ एक्सपेंसेस। नाउ ये ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वो अपने मनी को एक साथ मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड रियल एस्टेट खरीद सकते हैं, एक्सेप्ट दैट इज़ ऑन अ लार्ज स्केल एंड इज़ रेगुलेटेड। तो ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट दो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सेक्टर्स हैं किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के। अगर एक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप होगा तो उससे कंट्री की डेवलपमेंट होगी, स्टडी इनफ्लो होगा प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का, एंड ये टू सेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं तो पब्लिक फंड्स भी अवेलेबल होंगे ग्रोथ के लिए। नाउ ब्लू डॉट नेटवर्क, तो पहली मीटिंग ब्लू डॉट नेटवर्क की वॉशिंगटन ऑस्ट्रेलिया एंड जापान में हुई, तो वॉज WAJ। नाउ ब्लू डॉट नेटवर्क जो है वो नेटवर्क था 4 नवंबर 2019 से इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम इन बैंकॉक यहाँ पे अनाउंस किया गया। एंड ये G20 प्रिंसिपल्स जो क्वालिटी मैन्युफैक्चर इन्वेस्टमेंट है उसके लिए है। ये एक US लेड सर्टिफिकेशन प्लान है। ये अवार्ड किया जाता है टू प्रोजेक्ट्स द इनिशिएटिव एंडोर्सेस। जो नेटवर्क है वो इटसेल्फ इन्वेस्ट नहीं करता प्रोजेक्ट्स के अंदर। प्रेजेंटली जो प्रोजेक्ट है उसे US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने लीड किया फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड ऑस्ट्रेलियंस डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। नाउ जैसे ये फुल्ली हो जाएगा एंड रन करने लगेगा न्यू नेटवर्क इनटू गवर्नमेंट्स को, प्राइवेट सेक्टर को एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस को भी ले आएंगे बिहाइंड अ सेट ऑफ हाई क्वालिटी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स। तो ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सील है ऑफ अप्रूवल फॉर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। नाउ वी विल रीड अबाउट नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। तो रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम एक जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम लॉन्च करेंगे इन रेलवे सिस्टम्स इंजीनियरिंग एंड इंटीग्रेशन इन द अकेडमिक ईयर 2020 to 2021 बाय नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। ये जो इनिशिएटिव है ये NRTI स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगा, उन्हें वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टाइज मिलेगा एंड एट द बर्मिंघम सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च एंड एजुकेशन। इससे वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेंगे इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एंड रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इश्यूज इन इंडिया। ये जो इनिशिएटिव है ये लिया गया है अंडर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्टेशन। जो सिस्टम है इसे सेटअप करेगा MOU बिटवीन द NRTI एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम इन 2019। नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट ये सेटअप किया गया था टू बी डीम्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी एंड ये 2018 से ही ऑपरेशनल है एंड इंडिया फोकस कर रहा है ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एजुकेशन के लिए, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए। ये वडोदरा गुजरात के अंदर है। नाउ चार्ट भोट AC के दिशा, तो देखते हैं ये है क्या। तो इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दैट इज़ IRCTC ने इसको इनेबल किया है कि आप कस्टमर से हिंदी लैंग्वेज के अंदर बात कर सकते हैं। अब कस्टमर्स अपनी क्वेरीज आस्क दिशा में पूछ सकते हैं एंड ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉट है। ये एक स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने इसे डेवलप किया है। जो रेलवे पैसेंजर्स होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू जो उन्हें सर्विस ऑफर की जाती हैं उसके थ्रू अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। इनिशियल लॉन्च से ही जो पैसेंजर्स हैं वो हेल्प ले रहे हैं ऑन द रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स, कैंसलेशन, इंक्वायरी ऑफ रिफंड स्टेटस, फेयर, PNR रिसर्च, train running status, inquiry about retiring rooms and tourism products have been benefited. Now Vadhavan port and landlord model, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है प्रपोजल कि वो मेजर पोर्ट बनाएंगे एट वाधावन नियर दहानू इन महाराष्ट्र। टोटल कॉस्ट लगेगी 65,545 करोड़ रुपीस। ये 13th मेजर पोर्ट होगा। इस पोर्ट के साथ इंडिया वन ऑफ द कंट्रीज़ बन जाएगी जहाँ पे टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल भी फॉर्म किया जाएगा विद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट एज द लीड पार्टनर एंड इक्विटी पार्टिसिपेशन 50% या 50% से ज़्यादा भी हो सकती है। ये लैंडलॉर्ड मॉडल पर डेवलप किया जाएगा। अभी इंडिया में कितने पोर्ट्स हैं? तो 12 पोर्ट्स हैं, इनको आप रट लें। दीनदयाल है, कांडला, मुंबई, JNPT, मोरमुगाओ, न्यू मैंगलोर, कोचिन, चेन्नई, कामराजर, VO चिदम्बरानर,
विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता। तो इनको आप मैप लेके उसके अंदर भी फिल करें। लैंडलॉर्ड मॉडल क्या होता है? लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के अंदर जो पब्लिकली गवर्न पोर्ट अथॉरिटी है वो रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है। एंड एज अ लैंडलॉर्ड जब प्राइवेट कंपनीज अपने पोर्ट ऑपरेशंस को कैरी करते हैं, पोर्ट अथॉरिटी ऑनरशिप मेंटेन करके रखती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राइवेट फर्म्स को दे दिया जाता है। लैंडलॉर्ड पोर्ट को शेयर भी मिलता है रेवेन्यू के अंदर। जो रोल है लैंडलॉर्ड पोर्ट अथॉरिटी का would be to carry out all public sector services and operations. Currently मोस्टली जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट है इंडिया में वो टर्मिनल ऑपरेशंस कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हाइब्रिड मॉडल ऑफ पोर्ट गवर्नेंस भी आ रहा है। जो इन्वॉल्वमेंट है पोर्ट अथॉरिटीज़ का टर्मिनल ऑपरेशंस में, उससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट विल वर्क अगेंस्ट ऑब्जेक्टिविटी। जो न्यूट्रलिटी है लैंडलॉर्ड पोर्ट अथॉरिटी की, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर फेयर कॉम्पिटिशन बिटवीन पोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स, पर्टिकुलरली द टर्मिनल ऑपरेटर्स। नाउ वी विल रीड अबाउट रेलवेज कॉरपोरेट ट्रेन मॉडल। तो काशी महाकाल एक्सप्रेस कंट्री की थर्ड कॉरपोरेट ट्रेन होगी आफ्टर 2 तेजस एक्सप्रेस ट्रेन, दैट इज दिल्ली लखनऊ एंड मुंबई अहमदाबाद। कॉरपोरेट ट्रेन मॉडल एक नया मॉडल है जो आउटसोर्स करेगा रनिंग ऑफ रेगुलर पैसेंजर्स ट्रेन टू इट्स PSU, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये 3 कंपोनेंट्स है इसके अंदर। एक है हॉलेज, लीज एंड कस्टडी। हॉलेज के अंदर ट्रैक्स वगैरह, ओके। लीज के अंदर आपके लीज चार्जेस जो होंगे वो पेड किए जाएंगे एज इंडियन कोचेज आर लीज टू इट्स फाइनेंसिंग फर्म्स IFC, दैट इज इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। देन कस्टडी चार्ज, IRCTC इंडियन रेलवेज को 3 चार्जेस पे करेगा, मीन्स रफली 14 लाख फॉर द लखनऊ तेजस रन्स इन अ डे। बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि कॉर्पोरेट एंटिटी जो है विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड इन्वेस्टर्स, IRCTC इंसिस्ट करता है कोचेस को दैट इट गेट्स फ्रॉम रेलवेज आर न्यू एंड नॉट इन अ रन डाउन कंडीशन। फुल फ्लैक्सिबिलिटी मिलेगी सर्विस पैरामीटर्स को डिसाइड करने के लिए। एंड जो बिजनेस है ट्रेन्स को रन करने का, इट कैन बी रन विद द इंडिपेंडेंस नीडेड टू रन अ बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव। IRCTC को फ्रीडम मिलेगी टू डिसाइड इवन द नंबर ऑफ स्टॉपेजेस इट वांट्स टू अफोर्ड ऑन ए रूट। इंडियन रेलवेज बेनिफिट क्या होगा फ्रॉम दिस मॉडल? तो इंडियन जो रेलवेज है डज नॉट हैव टू सफ़र द लॉसेज एसोसिएटेड विद रनिंग दिस ट्रेन्स। जो लीज होंगे उनको ध्यान में रखा जाएगा। ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिलीज़ कर दिया गया है। ये रिलीज़ किया है यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया ने। हर साल रिलीज़ करते हैं 2008 से। पब्लिक पॉलिसी रिसर्च एनालिसिस करते हैं एंड इन्फॉर्म डिसीजंस लिए जाते हैं पब्लिक पॉलिसी में। जो रिपोर्ट है कि थिंक टैंक को डिफाइन करती है कि थिंक टैंक मीन्स पब्लिक पॉलिसी रिसर्च एनालिसिस एंड एंगेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि जनरेट करें पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च एनालिसिस एंड एडवाइस करें डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ पर। कैसे रैंक किया जाता है? नॉमिनेशन एंड जो रैंकिंग क्राइटेरिया है वो इंक्लूड करता है थिंक टैंक की लीडरशिप, स्टाफ, रेप्यूटेशन, क्वालिटी, एबिलिटी टू रिक्रूट एंड रिटेन एलाइट स्कॉलर्स एंड ऑल। जो लिस्ट है उसको टॉप किया कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ऑफ US ने। इसके बाद बेल्जियम ब्रूगेल एंड फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। UK का जो छतम हाउस है वो 6th पोजीशन पे आया। इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही? जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है वो 16th प्लेस पे है एंड CSE क्लाइंब्ड अप टू 2 notches एट द 14th वर्जन ऑफ द रिपोर्ट। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 places ऊपर गया है बेस्ट इंडिपेंडेंट थिंग्स में टू बी एट नंबर 1, 2, 3 इन द वर्ल्ड एंड 6th अमंग इंडियन थिंक टैंक्स। 41 है ऑफ 60 ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनर्जी एंड रिसोर्स पॉलिसी। इंडिया की जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है वो भी 90 प्लेसेस से ज़्यादा जंप करी एंड 27 पोजीशन पर आ गई अमंग 126 ग्लोबल थिंक टैंक्स। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन हाईएस्ट रैंक्ड थिंक टैंक है विद पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन इन द वर्ल्ड एंड रैंक है 31। इंडियन फाउंडेशन एंड विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन 36 एंड 37 पोजीशन पर हैं। वे अहेड क्या है? 2020 रिपोर्ट ने कुछ क्रिटिकल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी बताई हैं, ठीक है। देन बैकग्राउंड देख लीजिए। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ थिंक टैंक्स एट 509 एंड US के पास सबसे ज़्यादा 1871। नाउ साथी दैट इज सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किया जा सके एंड कंट्री के अंदर दैट अकेडमिया, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड इन सब का ध्यान दिया
जा सके। नाउ विक्रम साराभाई, तो कंट्रीब्यूशन था इनका ISRO ने एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इवेंट्स करने वाली है नेशनल लेवल पर, ताकि 100th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की जा सके। 12 अगस्त 1919 को इनका जन्म हुआ था एंड इंडिया के फ्यूचर में इन द एस्ट्रोनॉमी इनका बहुत बड़ा योगदान है। अपने परसुएशन के बेसिस पर इंडियन गवर्नमेंट एग्री हुई कि वो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च 1962 में इन्होंने बनाया। 1969 में इसका नाम ISRO रखा गया। साराभाई ने फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी भी फाइंड की थी अहमदाबाद में इन द ईयर 1947 एंड ये रिट्रीट की तरह इन्होंने काम किया। साराभाई का रेजिडेंस था अहमदाबाद में। फर्स्ट टॉपिक था रिसर्च का कॉस्मिक रेज। इन्होंने इंडिया का फर्स्ट रॉकेट लॉन्च साइट भी थुम्बा के अंदर सेटअप किया, जहाँ एक छोटा विलेज है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट इन केरला के पास। विक्रम साराभाई रिस्पॉन्सिबल हैं कि इंडिया में केबल टेलीविज़न आया। इनका जो कांस्टेंट कांटेक्ट था विद नासा, उसकी वजह से साइट दैट इज सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट भी इंडिया के अंदर डेवलप हो पाया 1975 में। साराभाई मास्टरमाइंड है इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट के लिए भी। फाउंडिंग मेंबर्स हैं IIM अहमदाबाद के लिए। इनको पद्म भूषण मिला था 1966 में एंड पद्म विभूषण मिला था 1972 में। नाउ इंडिया एक न्यू वैक्सीन डेवलप करेगा ताकि स्वाइन फीवर को कंट्रोल किया जा सके। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरिनरी रिसर्च एट ICAR दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये नया वैक्सीन बनाएंगे ताकि क्लासिकल स्वाइन फीवर को कंट्रोल किया जा सके। तो ये एक लाइव एटेनुएटेड CSF सेल कल्चर वैक्सीन होगा, इंडिजीनियस स्ट्रेन, एंड ये हेल्प करेगा इन सेविंग रैबिट्स, क्योंकि करंटली जो यूज्ड वैक्सीन होता है वो प्रोड्यूस हो रहा है बाय सैक्रिफाइसिंग लार्ज नंबर ऑफ रैबिट्स। तो न्यू वैक्सीन इम्यूनिटी देगा फॉर 2 years एज़ कम्पेयर टू 3 and 6 months जो कि अभी वैक्सीन्स को यूज़ करने से मिल रही है। तो ये वन हेल्थ इनिशिएटिव का ही पार्ट है। क्लासिकल स्वाइन फीवर जो होक कॉलेरा एंड क्लासिकल स्वाइन फीवर है, ये एक कॉन्टेजियस वायरल डिसीज़ है डोमेस्टिक एंड वाइल्ड स्वाइन की। इट हैपन्स ड्यू टू द वायरसेस दैट ब्रिंग्स वायरल डायरिया इन पिग्स एंड एलिमेंट्स इन शीप। ये जो डिसीज़ है ये ह्यूमंस को हार्म नहीं करता, लेकिन प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट पिग्स डिसीजेज है इन इंडिया एंड इससे 400 करोड़ ऑफ रुपीज़ पर ईयर खर्च होते हैं, जिससे पिग्स की पॉपुलेशन भी रिड्यूस हुई है। एंड इंडिया करंटली 22 मिलियन डोसेस चाहिए CSF की वैक्सीन एवरी ईयर एंड 1.2 डोसेज ही हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बिकॉज इसका रीज़न यही है कि सिर्फ 50 डोसेज ही प्रिपेयर हो सकते हैं फ्रॉम द स्प्लीन ऑफ अ रैबिट। RO हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने कर लिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। स्टेशन वाईफाई प्रोग्राम, तो ये देख लीजिए 5 years हो गए हैं जब स्टेशन प्रोग्राम की फ्री वाईफाई पब्लिक वाईफाई मिलेगा 400 बिजिएस्ट रेलवे स्टेशंस पे। एंड गूगल हैज़ डिसाइडेड टू ग्रेजुअली वाइंड डाउन द सर्विस ग्लोबली। जो इंडिया में रिसोर्सेज हैं वो यूज़र्स हैं वो अभी भी इसको यूज़ करेंगे एट द ओवर 400 स्टेशंस वी रेल टेल, गूगल पार्टनर इन इंडिया फॉर द प्रोग्राम। तो गूगल की वजह से ये था, ठीक है। तो इसको 2015 में स्टार्ट हुआ था एज पार्टनरशिप विद गूगल इंडियन रेलवेज रेल टेल, ताकि फ्री एंड फास्ट फ्री पब्लिक वाईफाई मिल सके। जून 2018 तक जो कंपनी थी उन्होंने नंबर क्रॉस कर दिया था, मोर लोकेशंस भी ऐड हो गई थी। नाउ ईज 3.0 फॉर टेक इनेबल्ड बैंकिंग, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसे लॉन्च किया कस्टमर के एक्सपीरियंस को चेंज करने के लिए एट द PSB। विल रीड अबाउट ईज 3.0 फॉर टेक इनेबल्ड बैंकिंग। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 3.0 ईज 3.0 टैक इनेबल्ड बैंकिंग के लिए लॉन्च किया है। इसके थ्रू जो कस्टमर्स का एक्सपीरियंस है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर वो इम्प्रूव होगा एंड चेंज होगा। तो ईज का आपका फुल फॉर्म है इन्हेंस्ड एसेस एंड सर्विस चैलेंज। सो ये रिफॉर्म एजेंडा है जिसके थ्रू स्मार्ट टैक इनेबल्ड पब्लिक सेक्टर बैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी फॉर एस्पायरिंग इंडिया। क्या क्या फीचर्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं? एक तो है आपका पाम बैंकिंग, मीन्स एंड टू एंड डिजिटल डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। Then banking on go via ease banking outlets at frequently visited spots like malls, stations, complexes and campuses. जो आइडिया है वो यही है, पेपरलेस एंड डिजिटली इनेबल्ड बैंकिंग प्रोवाइड की जा सके, डिजिटलाइजेशन लाई जा सके, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया जा सके
नाउ बैकग्राउंड क्या है, पीएसबी रिफॉर्म्स इज एजेंडा जो है वो कॉमन रिफॉर्म एजेंडा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, जिसके थ्रू क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। ये जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था एंड इसका जो सब्सिक्वेंट एडिशन था ईज 2.0, ये भी ईज 1.0 के बेसिस पर बनाया गया। एंड ईज 2.0 के अंदर गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी को पुश करने की कोशिश की थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जिसके थ्रू मैनेजमेंट कमिटी एंड पॉसिबल मर्जर्स भी किए थे। Now we will read about National Technical Textiles Mission। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन सेटअप किया जाए एंड इसका टोटल आउटले रहेगा ₹1480 करोड़। इसका एम यही है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंदर एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स के यूज़ को बढ़ाने के लिए हमें ग्लोबल लीडर बनना है। ये जो मिशन है ये 4 ईयर्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम 2020 टू 2021। इसके 4 कंपोनेंट्स होंगे। पहला कंपोनेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करेगा, 1000 रुपीज़ करोड़ का इसके अंदर आउटले है। एंड रिसर्च जो होगी वो बोथ फाइबर लेवल एप्लीकेशन बेस्ड सभी को इंक्लूड करेगी। सेकंड कंपोनेंट के अंदर प्रमोशन एंड फर्स्ट कंपोनेंट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन होगा वो 1000 करोड़ का होगा, फाइबर लेवल एप्लीकेशन बेस्ड दोनों के अंदर अप्लाई होगा। सेकंड कंपोनेंट में जो मार्केट होंगे उन्हें प्रमोट एंड डेवलप किया जाएगा टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए एंड इसका मिशन यही होगा कि 2024 तक $40 बिलियन से $50 बिलियन तक डोमेस्टिक मार्केट साइज को ले जाया जा सके। थर्ड कंपोनेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन पर फोकस करेगा एंड 14,000 करोड़ से हमें 20,000 करोड़ तक पहुंचना होगा 2021 से 2022 तक एंड 10% एवरेज ग्रोथ हर साल करनी होगी। लास्ट कंपोनेंट होगा एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। नाउ टेक्निकल टेक्सटाइल्स होती क्या हैं, वो टेक्सटाइल मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स जो कि मैन्युफैक्चर हों टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के लिए, एस्थेटिक एंड डेकोरेटिव टेक्सटाइल्स के लिए नहीं। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंदर आते हैं टेक्सटाइल्स फॉर ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस, मेडिकल टेक्सटाइल्स, जियो टेक्सटाइल्स, एग्रो टेक्सटाइल्स एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। नाउ वी विल रीड अबाउट नेशनल साइंस डे। तो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है ताकि रमन इफ़ेक्ट को सेलिब्रेट किया जा सके, जिसकी वजह से सर सीवी रमन जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, पहला नेशनल साइंस डे 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। इस साल जो थीम थी वो थी विमेन इन साइंस, जिसके थ्रू जो कंट्रीब्यूशन है विमेन का साइंस की फील्ड में उसे अप्रिशिएट किया गया। रमन इफेक्ट क्या होता है, एक फिनोमिनन है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जिसे डिस्कवर किया था फिजिसिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 1928 में। सो इसके अंदर चेंज देखा जाता है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट में कितना चेंज होता है दैट अकर्स जब लाइट बीम डिफ्लेक्ट हो मॉलिक्यूल से। तो जब बीम ऑफ लाइट ट्रावर्सेस अ डस्ट फ्री ट्रांसपेरेंट सैंपल ऑफ अ केमिकल कंपाउंड, तो एक जो छोटा फ्रैक्शन होता है लाइट का वो इमर्ज होता है डायरेक्शंस में अदर देन द इंसिडेंट बीम। एंड सेकेंड ये कि जो स्कैटर्ड लाइट होती है वो अनचेंज्ड वेवलेंथ की होती है, स्मॉल पार्ट दैट हैज़ wavelengths different from that of the incident light and its present is a result of Raman effect। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी सनलाइट है एंड ये वॉयलेट फिल्टर है, तो स्कैटरिंग लिक्विड है यहाँ पर, तो इससे रे लाइट स्कैटर लाइट होगी, रमन स्कैटर लाइट है एंड ग्रीन होगा तो ग्रीन फिल्टर। नाउ जो वॉयलेट लाइट है सोलर स्पेक्ट्रम की वो आइसोलेट है विद अ वॉयलेट फिल्टर एंड उसे पास किया जा रहा है एक लिक्विड सैंपल से। तो लिक्विड सैंपल से जो लाइट इमर्ज होगी वो सेम ही कलर की होगी एंड दैट इज़ द इंक्लूडिंग वॉयलेट बीम। एंड जो सो कॉल्ड रेले लाइट होगी जिसे स्कैटर लाइट भी कहेंगे एंड इट अकाउंट्स फॉर एग्जाम्पल फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई बिकॉज सिंस ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड स्लाइटली मोर डिफरेंटली दैन एफिशिएंटली देन रेड। नाउ वी विल रीड कि जो रमन है अलॉन्ग विद KS कृष्णन वो शो कर पाए कि हाँ जो स्कैटर लाइट है वो डिफरेंट कलर में हो सकती है विच दे कुड आइसोलेट बाय यूजिंग अ ग्रीन फिल्टर प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सैंपल। तो अगर ग्रीन वो लगाएंगे फिल्टर तो ग्रीन कलर की लाइट भी आएगी। नाउ नासा का वॉयजर 2 स्पेसक्राफ्ट, तो नासा जो है अपना वॉयजर 2 जो है उसे मैनेज करने जा रही है फिक्स करने के लिए, मीन्स एक तरीके से
आप बोल सकते हैं कि लॉन्च करने के लिए, एंड 11.5 बिलियन माइल्स ये अवे है फ्रॉम इट्स लोकेशन. द प्रोब हैज़ रिपोर्टेडली बीन एक्टिंग इन एन अनएक्सपेक्टेड मैनर बिकॉज दे हैव बीन फेल टू कैरी आउट अ मैन्यूवर एज प्लान्ड ऑन 25 जनवरी. तो मोर ओवर जो ग्लिच रहा वो डिटेक्ट किया गया कि स्पेसक्राफ्ट का फॉल्ट डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है जिसे रिलेट किया, विच वॉज रिलेट टू नासा. नाउ अकम्पलिशमेंट्स जो अभी तक हुई हैं, तो वॉयजर 2 ही सिर्फ एक ऐसा प्रोब है जो कि नेपच्यून एंड यूरेनस को पढ़ पाया है ड्यूरिंग प्लानिटरी फ्लाई बाइज. ये सेकेंड मैनमेड प्रोजेक्ट है जो कि हेलियोस्फीयर को छोड़ेगा. वॉयजर 2 स्पेसक्राफ्ट है, ओनली स्पेसक्राफ्ट जो कि 4 गैस जिएंट प्लैनेट्स पर गया है, दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो सन जे सन से ध्यान रखिएगा. 16 मून्स डिस्कवर किए एंड फिनोमेना भी, जैसे कि नेपच्यून्स का मिस्टीरियसली ट्रांजिएंट ग्रेट डार्क स्पॉट एंड जो क्रैक्स हैं यूरोपास के आइस शेल के अंदर, एंड जो रिंग फीचर्स हैं एट एवरी प्लैनेट. इंटरस्टेलर स्पेस, तो साइंटिस्ट जो है वो हेलियोपोस को यूज़ करते हैं जहाँ पर भी इंटरस्टेलर स्पेस शुरू होता है. एंड ऑल्दो डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके से हम अपना सोलर सिस्टम डिफाइन करें, एंड इट कैन स्ट्रेच ऑल द वे टू द ओर्ट क्लाउड जो कि 1000 टाइम्स फार्दर अवे है फ्रॉम द सन देन अर्थ्स ऑर्बिट. हेलियोस्फीयर एक बबल होता है अराउंड द सन जो कि क्रिएट होता है बाय द आउटवर्ड फ्लो ऑफ सोलर विंड फ्रॉम द सन एंड द ओपोजिंग इनवर्ड फ्लो ऑफ द इंटरस्टेलर विंड. तो वॉयजर मिशन 1970 में लॉन्च किया गया था, नासा का है. ओके, एंड वॉयजर 1 अर्थ को छोड़ेगा 5 सितंबर मतलब 1977 में ये डिपार्ट हुआ था. वॉयजर अ फ्यू डेज एंड कुछ ही दिन बाद वॉयजर 2 2013 के अंदर एंड लेफ्ट अवर सोलर सिस्टम इन 2013. नाउ जो मिशन है वॉयजर इंटरस्टेलर मिशन का, वो यही है कि नासा की एक्सप्लोरेशन सोलर सिस्टम की बढ़े. एंड वॉयजर स्पेसक्राफ्ट जो है वो 3rd and 4th ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट है जो कि फ्लाई करेंगे बियॉन्ड ऑल द प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम. नाउ वी विल रीड अबाउट सोलर ऑर्बिटर मिशन. तो सोलर ऑर्बिटर मिशन रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है. ये ESA एंड नासा का कोलैबोरेशन है, तो ध्यान रखिएगा. सोम जो है आपका सोलर ऑर्बिटर मिशन, ये कोलैबोरेशन है ESA एंड नासा का. तो इसे लॉन्च किया गया है केप कैनावेरल से ऑन अ यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस वी रॉकेट. तो सोलर ऑर्बिटर क्या है? ये एक मिशन है विच इज़ डेडिकेटेड टू सोलर एंड हेलियोस्फेरिक फिजिक्स. इसे सिलेक्ट किया गया है एज द फर्स्ट मीडियम क्लास मिशन ऑफ ESA's कॉस्मिक विजन 2015 to 2025 प्रोग्राम. ये पहला मिशन है जो कि इमेजेस देगा सन के नॉर्थ पोल की भी एंड साउथ पोल की भी. 6 इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेगा. 7 साल का मिशन है एंड विल कम विद इन 26 मिलियन माइल्स ऑफ द सन. ये एक इट विल बी एबल टू ब्रेव हीट ऑफ द सन क्योंकि इसका जो कस्टम टिटेनियम हीट शील्ड है वो कोटेड है इन कैल्शियम फॉस्फेट जो कि टेम्परेचर 970 डिग्री फ़ारेनहाइट को भी एंड्योर कर सकता है. तो इससे देखा जाएगा कि सन कैसे क्रिएट हुआ, कैसे वो कंट्रोल करता है हेलियोस्फीयर को. रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशंस की जाएंगी ताकि इंफॉर्मेशन मिले हेलियोस्फीयर मैग्नेटिक फील्ड की. नाउ सोलर ऑर्बिटर कुछ 4 टॉप लेवल साइंस क्वेश्चंस के आंसर करेगा कि सोलर विंड को कौन ड्राइव करता है, कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सोलर जो ट्रांजिएंट्स हैं वो हेलियोस्फेरिक वेरिएबिलिटी को कैसे ड्राइव करते हैं, सोलर के जो इरप्शंस हैं वो किस तरीके से एनर्जेटिक पार्टिकल रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, सोलर डायनेमो वर्क देखा जाएगा एंड कनेक्शंस देखे जाएंगे बिटवीन द सन एंड द हेलियोस्फीयर. तो ये आपका मतलब हेल्प करेगा सन की मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए, सोलर विंड को समझने के लिए क्योंकि इससे स्पेस वेदर समझा जा सकता है, नेटवर्क सिस्टम एंड जैसे GPS कम्युनिकेशन एंड जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ISS में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जिसकी वजह से असर पड़ता है. ठीक है, तो इसको समझना ज़रूरी है. जर्नी अहेड क्या है? तो इसको बस यही ध्यान रखिए कि दिस मिशन विल वर्क इन टैंडम विद नासाज पार्कर सोलर प्रोब जो कि करंटली सन को ऑर्बिट कर रहा है ऑन अ 7-year मिशन एंड जस्ट कंप्लीटेड इट्स 4th क्लोज अप्रोच ऑफ द स्टार. बैकग्राउंड क्या है? सोलर ऑर्बिटर जो है वो फॉलो कर रहा है यूलियस स्पेसक्राफ्ट को जो कि दूसरा कोलैबोरेशन है ESA एंड नासा का ही 1990 में लॉन्च किया गया था एंड ऑल्सो फ्लू ओवर द सन्स पोल्स. यूलियस ने कंप्लीट कर लिए हैं 3 पासेज एंड बिफोर इट्स मिशन एंडेड इन 2009, लेकिन जो व्यू था लिमिटेड था जो कि सन के इक्वेटर से देखा गया.
नाउ वेरी लार्ज टेलीस्कोप्स एंड बेटलग्यूज क्या है, तो फाइंडिंग्स देखेंगे, ओरियन देखेंगे। सो यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ESO वेरी लार्ज टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमर्स ने नोटिस किया अनप्रेसिडेंट डिमिंग एट बेटलग्यूज अ रेड सुपर जियांट स्टार, मीन्स सन से भी 20 टाइम्स बड़ा इन द कॉन्स्टलेशन ओरियन। तो अलॉन्ग विद द डिमिंग जो स्टार की शेप है वो भी चेंज हो रही है, जैसे कि फोटोग्राफ्स मिली स्टार की विसिर इंस्ट्रूमेंट से ली गई। एंड क्या हो रहा है बेटलग्यूज मर, एंड ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो बेटलग्यूज बॉर्न हुआ एज अ सुपर मासिव स्टार बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, एंड ये ड्रामेटिकली मिस्टीरियसली डिमिंग फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन स्काई एंड टेलीस्कोप जो ब्राइटेस्ट नाइट टाइम स्टार्स हैं उनमें से बेटलग्यूज की रैंक 10th है, लेकिन लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2019 में इसकी जो ब्राइटनेस थी वो इतनी कम हो गई कि 21st ब्राइटेस्ट रैंक पर ये आ गया। तो एक रिमार्केबल डिक्लाइन रहा। एस्ट्रोनॉमर्स को नहीं लगता कि बेटलग्यूज डिमिंग हो रहा है क्योंकि वो एक्सप्लोड होने जा रहा है, बल्कि दे हैव अनदर हाइपोथेसिस, एंड वो रीजंस को भी एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी शेप एंड डिमिंग में क्यों चेंज आ रहा है। जो 2 सिनेरियोज हैं जिस पर वो काम कर रहे हैं, that a cooling of the surface due to the exceptional stellar activity or dust ejection towards earth. सो 4 इंडिविजुअल टेलीस्कोप्स होंगे एंड इन्हें सेपरेटली यूज़ किया जाएगा। ओके, सो 4 सेपरेट जो होंगे दैट इज़ अंटू, क्यूयेन, मेलीपाल एंड येपुन। ये सभी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के वर्ड्स हैं इन मैपुशे लैंग्वेज। सो नाउ वी विल रीड अबाउट GSAT, GI भी है साथ में। GSAT-1 ये ISRO प्लान कर रहा है लॉन्च करने के लिए एक नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, मार्च वीक में लॉन्च करने की सोच रहे हैं, एंड ये फर्स्ट होगा ऑफ 2 प्लान्ड इंडियन EO स्पेसक्राफ्ट टू बी प्लेस्ड इन अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ अराउंड 36,000 किलोमीटर। इसका फिक्स्ड स्पॉट होगा लुकिंग ओवर द इंडियन कॉन्टिनेंट एट ऑल टाइम्स, एंड ये हाई रिजोल्यूशन कैमराज होंगे इसके अंदर। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं ISRO की वो सक्सेसफुली रही अपने काफ़ी ऑपरेशनल एप्लीकेशंस के अंदर, चाहे सेंट्रल लेवल हो या चाहे स्टेट लेवल पर हो। एंड कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस ISRO के इन टर्म्स ऑफ IRS सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स जिन्होंने यूनिक एप्लीकेशंस देखी स्पेस बेस्ड इमेजिंग की, जैसे कि कार्टोसेट 1-2, रिसोर्स सेट 1 एंड 2, ओशियन सेट 1 एंड 2, रीसेट 1, मेघा ट्रॉपिक सरल, देन स्कैट सेट, इनसेट सीरीज एंड होस्ट ऑफ अदर सेटेलाइट्स। नाउ आदित्य L1 विशन, तो ये भी ISRO का ही है, ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि अपना फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन लॉन्च करें टू स्टडी द सन, जिसका नाम है आदित्य L1। सो ये सन को ऑब्जर्व करेगा क्लोज डिस्टेंस से, एंड ये इंडिया का पहला सोलर मिशन होगा। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। 7 पेलोड्स होंगे इसके अंदर, जो कि सन के कोरोना, सन के एमिशन, सोलर विंड्स, फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शंस, इन सब को पढ़ेंगे। सन की आउटर मोस्ट लेयर्स को पढ़ेंगे, कोरोना को पढ़ेंगे एंड क्रोमोस्फियर्स को देखेंगे। तो ये वो कोरोना वायरस वाला नहीं है। डाटा कलेक्ट किया जाएगा कोरोनल मास इजेक्शन का, जिससे इंफॉर्मेशन मिलेगी स्पेस वेदर प्रिडिक्शन की। जो डाटा लिया जाएगा आदित्य मिशन से वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा डिस्क्रिमिनेट करने में बिटवीन डिफरेंट मॉडल्स फॉर द ओरिजिन ऑफ सोलर स्टॉर्म्स एंड ऑल्सो फॉर कंस्ट्रेनिंग हाउ द स्टॉर्म्स इवॉल्व। जो पोजीशन है सैटेलाइट की, ये हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा अराउंड द लैग्रेंगियन L1 ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। लैग्रेंगियन पॉइंट्स क्या हैं, हेलो ऑर्बिट क्या है, तो ये वो लोकेशंस होती हैं स्पेस में जहाँ पे कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल होता है 2 लार्ज मासेस का, जो कि रफली एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। कोई भी स्मॉल मास विच इज़ प्लेस्ड एट दैट लोकेशन वो कांस्टेंट डिस्टेंसेस पर ही रहता है रिलेटिव टू द लार्ज मासेस। नाउ 5 ऐसे पॉइंट्स हैं सन अर्थ सिस्टम में जिन्हें कहा जाता है L1, L2, L3, L4 एंड L5। हेलो ऑर्बिट पहले 3 जो डायमेंशनल ऑर्बिट है वो हैं, दैट इज L1, L2 एंड L3। नाउ सन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, सोलर विंड को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सन ही एक ऐसा स्टार्ट है वी कैन स्टडी अप क्लोज। तो ये आप देख सकते हैं कितनी सारी सैटेलाइट्स आपको दिखाई दे रही होंगी। IRS हो गई, वॉयजर 2 हो गया, तो कौन कितना मतलब पास पहुंचा है, तो इस तरीके से ये दिखा रहे हैं। एंड सन ही सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑफ फॉर लाइफ ऑन अर्थ, यही सोर्स है सोलर विंड का। एंड जो
आयोनाइज्ड गैसेज होती हैं सन से, जो कि पास्ट अर्थ पर स्ट्रीम करती हैं, उनकी स्पीड 500 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा होती हैं। सोलर विंड के अंदर जो डिस्टर्बेंसेज होती हैं उससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी शेक होती है एंड एनर्जी भी पंप होती है इनटू द रेडिएशन बेल्ट्स। देन सैटेलाइट्स पर भी असर पड़ता है एंड सेफ्टी एंड प्रिपेयर्डनेस के लिए भी। नाउ आर्टेमिस प्रोग्राम, तो यूनाइटेड स्पेस एजेंसी नासा ने अनाउंस किया है कि वो आर्टेमिस प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे फ्रॉम मार्च 2 टू मार्च 31। मीन्स वो एक्सेप्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस। जो स्पेस एजेंसी है उसने सेवरल रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट किया कि कौन क्वालिफाई करेगा ट्रेनिंग के लिए अंडर द आर्टेमिस प्रोग्राम। एक यूएस सिटीजन होगा एंड मास्टर डिग्री होनी चाहिए STEM में, दैट इज साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में, किसी एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन से कम 1000 आवर्स जो हैं वो पायलट इन कमांड टाइम किया हो इन जेट एयरक्राफ्ट्स एंड 2 ईयर्स का रिलेटेड एक्सपीरियंस हो। अनदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि नासा का जो लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट फिजिकल टेस्ट है वो भी पास करना होगा। आर्टेमिस दैट इज एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्ब्यूलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद द सन। ये नासा का नेक्स्ट मिशन है टू द मून एंड मेज़र करने के लिए कि जब सन की रेडिएशन रॉकी मून पर आती हैं जहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो क्या होता है। आर्टेमिस ट्विन सिस्टर है अपोलो का एंड गॉडेस ऑफ द मून इन ग्रीक माइथोलॉजी। आर्टेमिस प्रोग्राम से नासा जो है वो फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन को लैंड करेगा मून पर बाय 2024। नासा का जो पावरफुल न्यू रॉकेट है स्पेस लॉन्च सिस्टम, वो एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा स्पेस ओरियन स्पेस क्राफ्ट से एंड फ्रॉम अर्थ टू लूनर ऑर्बिट। आर्टेमिस 1, 2 एंड 3, तो जो एजेंसी है वो 2 मिशंस अराउंड द मून फ्लाई करेगी ताकि जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम्स है उनको टेस्ट किया जा सके। नासा जो है वो आर्टेमिस 1 भी लॉन्च करने के लिए काम कर रही है ताकि टेस्ट किया जा सके SLS एंड ओरियन स्पेस क्राफ्ट को टुगेदर। इसके बाद आर्टेमिस सेकेंड मिशन and which the first SLS and Orion test flight with crew. NASA astronauts को मून पर भेजेगी by 2024 on Artemis थर्ड मिशन एंड अबाउट once a year thereafter। तो फाइंड करेंगे, यूज़ करेंगे वाटर को, इन्वेस्टिगेट करेंगे मून के मिस्ट्रीज, देखेंगे कि किस तरीके से सरफेस पर रहा जाता है एंड प्रूव करेंगे टेक्नोलॉजीज भी। सो क्वांटम कंप्यूटिंग गेट्स फंड। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने यूनियन बजट जो पेश किया है 2020 से 2021 तक, ये 1 फरवरी 2020 को प्रेजेंट किया गया एंड इसमें 8000 करोड़ रुपीस को प्रपोज किया over 5 years for national mission on quantum technologies and applications। क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ के अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, ऑप्टिक्स, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी आता है। सो व्हाट इज़ द नीड फॉर स्पेशल अटेंशन। तो जो इंटरेस्ट एंड जो एक्साइटमेंट है क्वांटम कंप्यूटर को लेकर वो यही है बिकॉज ऑफ इट्स पावर टू डैबल विद कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो कि फील्ड्स में होती है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटीज़, जो कि डिजिटल कंप्यूटर्स डील करते हैं जिन प्रॉब्लम से, तो वो इसको सॉर्ट आउट कर देगा। क्वांटम कम्युनिकेशन से सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, यूनिक फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे एंड इससे जो बैंडविड्थ है वो भी अवेलेबल हो पाएगा फॉर इंटरनेट नेटवर्क्स। क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करता है, सभी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्वांटम मैकेनिक्स की उसे हार्नेस करके ये काम करता है। लॉजिकल यूनिट्स यूज़ करता है जैसे कि क्वांटम बिट्स या फिर क्यू बिट्स फॉर शॉर्ट एंड साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट्स बोथ 0 एंड 1। क्लासिकल एंड क्वांटम कंप्यूटर्स में डिफरेंस क्या है। क्लासिकल कंप्यूटर बाइनरी फॉर्मेट 0 1 को यूज़ करते थे एंड जो बिट्स होते हैं क्लासिकल कंप्यूटर में वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर ऑपरेट करते हैं एंड इन अ क्वांटम कंप्यूटर्स जो स्टेटस रहेगा एक क्यूबिट का वो इफेक्ट करेगा स्टेटस ऑफ ऑल अदर क्यूबिट्स इन द सिस्टम। रिजल्ट क्या ऑब्टेन होगा, यही कि क्वांटम कंप्यूटर प्रोबेबिलिस्टिक है एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी उसका सेम आंसर जो कन्वेंशनल कंप्यूटर देते थे
एवरी टाइम यू रन अ कैलकुलेशन वो उसके जो आंसर्स होंगे वो प्रोबेबिलिस्टिक होंगे, मीन्स काफ़ी जल्दी काम हो पाएगा। नाउ इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2020, इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2020 रिलीज़ कर दिया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने। तो इसे जीआईपीसी ने रिलीज़ किया एंड ये 45 यूनिक इंडिकेटर्स को देखता है। 8 कैटेगरीज हैं जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स, कमर्शलाइजेशन ऑफ आईपी एसेट्स, एनफोर्समेंट, सिस्टमैटिक एफिशिएंसी, मेंबरशिप एंड रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़। इंडिया की रैंक 40 है 53 में से। लास्ट ईयर इंडिया की जो रैंक थी वो 36 थी 50 कंट्रीज़ में से। एंड इंडिया एक सिस्टमिक एनर्जी एफिशिएंसी इंडिकेटर में बहुत अच्छा स्कोर किया, 28 है, मतलब हम 28 इकोनॉमी से आगे हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या रही 2016 में से, जब से नेशनल आईपीआर पॉलिसी रिलीज़ की गई है, गवर्नमेंट एफर्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है इनोवेशन में, क्रिएटिविटी में, एंड दिस मीन्स इससे अवेयरनेस भी क्रिएट होती है अमंग इंडियन इनोवेटर्स एंड क्रिएटर्स, एंड इंडियन प्रोग्रेस कर रहा है। 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने डायनामिक इंजंक्शंस भी यूज़ किए ताकि देखा जा सके कि एसेस क्या है टू कॉपीराइट एंड इन्फ्रिंजिंग कंटेंट ऑनलाइन। नाउ जीआईपीसी के कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसे कि कुछ ट्रीटीज़ हो जाती हैं। ओके, नाउ ग्लोबल परफॉर्मेंस टॉप 5 इकोनॉमीज ध्यान रखिएगा, यूएस, यूके, स्वीडन, फ्रांस एंड जर्मनी। प्रोटेक्शन ऑफ आईपी राइट्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट एंड सपोर्ट करती है हाई पेइंग जॉब्स को, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉम्पिटिटिवनेस आती है। स्ट्रॉन्ग एंड एनफोर्स्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कंज्यूमर्स एंड फैमिलीज को प्रोटेक्ट करती है, इससे ब्रेक थ्रू सॉल्यूशन जनरेट होता है टू ग्लोबल चैलेंजेस। इनोवेशन एंड रिवार्ड एंटरप्रेन्योर्स को भी ये इनकरेज करते हैं। नाउ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, तो गवर्नमेंट ने जीन मैपिंग प्रोजेक्ट, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। 238 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 20 लीडिंग इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें से IISc भी है बेंगलुरु की, एंड कुछ IITs भी हैं। जो पहली स्टेज होगी वो 10,000 पर्सनस का सैंपल लेगी, उनके थ्रू ग्रिड बनाया जाएगा जिसके थ्रू रेफरेंस जीनोम की डेवलपमेंट होगी। जो IISc सेंटर है फॉर ब्रेन रिसर्च, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है एंड ये नोडल पॉइंट की तरह काम करेगा। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन द वर्ल्ड क्योंकि इसका स्केल, डाइवर्सिटी जो ये जेनेटिक स्टडीज़ में लेकर आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जेनेटिक डाटा को शेयर किया जाएगा इस ऑर्डर में ताकि ग्रेटर नॉलेज मिल सके फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड बेटर ट्रीटमेंट आउटकम्स आ सकें, एंड बेसिकली हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए ये है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? जीनोम एक ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट होता है, डीएनए का सभी जीन्स इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। जेनोमिक्स मीन्स वो फील्ड ऑफ साइंस जो कि स्ट्रक्चर, फंक्शन, इवोल्यूशन, मैपिंग एंड एडिटिंग देखे जीनोम्स का। जीनोमिक्स से सीक्वेंसिंग एंड एनालिसिस होता है जीनोम्स का थ्रू द यूज़ ऑफ हाई थ्रूपुट डीएनए सीक्वेंसिंग, एंड जो एडवांसेस हैं जीनोमिक्स से उससे रिवॉल्यूशन आएगी इन डिस्कवरी बेस्ड रिसर्च एंड सिस्टम्स बायोलॉजी टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवन द जो सबसे कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जैसे कि ब्रेन, उसकी भी समझ इससे बढ़ेगी। नाउ मुक्तोश्री आर्सेनिक रेसिस्टेंट राइस, तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने जो राइस रिसर्च सेंटर है वो वहाँ पर खोलने वाले हैं, एंड न्यू वैरायटी ऑफ राइस के लिए जिसका नाम है मुक्तोश्री, ये आर्सेनिक प्रोन एरियाज में ग्रो की जाएगी, इसको डेवलप करेंगे। राइस रिसर्च स्टेशन एट छिंदसुरा कम्स अंडर वेस्ट बंगाल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। तो वेस्ट बंगाल का हाई कंसंट्रेशन वहाँ पे आर्सेनिक पाया जाता है ग्राउंड वाटर के अंदर, एंड 83 ब्लॉक्स 7 डिस्ट्रिक्ट्स में हाइयर आर्सेनिक लेवल्स हैं। तो आर्सेनिक एक नेचुरली प्रेजेंट एट हाई लेवल्स इन द ग्राउंड वाटर ऑफ अ नंबर ऑफ कंट्रीज, ये रॉक्स एंड सॉइल्स में भी प्रेजेंट होता है एंड हाईली टॉक्सिक है अगर इनऑर्गेनिक फॉर्म में हो तो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन यही है कि आर्सेनिक जो ड्रिंकिंग वाटर में हो वो 0.01 mg हो, एंड परमिसिबल है 0.05 mg। नाउ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? कंटामिनेटेड वाटर हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है तो उससे कैंसर, स्किन लेजन्स की प्रॉब्लम हो सकती है।
कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड अर्ली चाइल्डहुड में जो एक्सपोजर है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ऑर्गेनिक आर्सेनिक एंड इनऑर्गेनिक आर्सेनिक में क्या डिफरेंस होता है? जो आर्सेनिक बॉन्ड के जो एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, एंड इफ़ कार्बन इज़ वन ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो जो आर्सेनिक कंपाउंड होगा वो ऑर्गेनिक होगा। अगर कार्बन नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इनऑर्गेनिक आर्सेनिक ह्यूमन कैर्सिनोजन है, मीन्स उससे कैंसर भी हो सकता है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज ग्रीन इंडिया मिशन। तो 343.08 करोड़ रुपीस रिलीज कर दिए गए हैं अंडर ग्रीन इंडिया मिशन, ताकि एफोरेस्टेशन एक्टिविटीज़ की जा सकें। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019 to 2020। 1,26,916.32 हेक्टेयर को कवर किया जाएगा इन 13 स्टेट्स। ये वन ऑफ द 8 मिशंस है अंडर द NAPCC, दैट इज़ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये फरवरी 2014 में लॉन्च हुआ था। इसका एम यही है कि फॉरेस्ट कवर को प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड एनहेंस किया जाए। मिशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि फॉरेस्ट कवर जो फॉल हो रहा है उसको रिस्टोर करें, क्लाइमेट चेंज से रिस्पॉन्ड कर सकें, हम फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इनकम्स जनरेट कर सकें, एंड एनुअल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी 50 से 60 मिलियन टन कर सकें इन 2020। सो थैंक यू सो मच। एंड वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हम कल से करेंगे। आई नो आज के वीडियो के अंदर थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई है, सो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हमारा जो नेटवर्क है उसकी भी इश्यूज़ रहे, एंड जो वीडियोस थी वो काफ़ी टाइम पहले ही बन चुकी थी, बट अपलोड होने में टाइम लग गया। एंड ये वाली वीडियो फिर मैंने ब्रेक दे दिया इसको, इसलिए को ये थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन आपको सभी वीडियोस जो हैं वो मिलेंगी, फरवरी की भी, मार्च की भी, अप्रैल की भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग द पेशेंस। थैंक यू।